तनु अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उससे बड़ी दो बहनें माला और पूजा थी। तनु के पिता राजेश जी ने तीनों बेटियों को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। राजेश जी की कमाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो अपनी बेटियों की शादी बड़े रईस खानदान में करें। फिर भी उन्होंने अपने दोनों बेटियों को शादी खाते पीते परिवार में की थी। अपनी हैसियत से ज़्यादा ही उन्होंने उनकी शादियों में खर्च किया था। तनु की शादी वे थोड़े ऊंचे खानदान में करना चाहते थे क्योंकि वह उनकी आखिरी बेटी थी। लेकिन जो भी लड़का मिलता था वह इतना ज़्यादा दहेज की मांग करता था कि राजेश जी चाहते हुए भी उस लड़के से तनु की शादी नहीं कर सकते थे। राजेश जी को जो लड़का पसंद आता था वह तनु को या इनके घर वाले को पसंद नहीं आता था। ऐसे में लड़का खोजते हुए 2 साल से भी ज़्यादा का समय बीत गया। कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। इस वजह से घर में सब परेशान थे। तनु की उम्र भी निकलती जा रही थी। इसीलिए तनु की माँ नीलम जी को अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगी। एक दिन तो नीलम जी ने यहाँ तक कह दिया कि इस बार जो भी लड़का मिलेगा बिना सोचे समझे उससे हम तनु का ब्याह कर देंगे। लेकिन कहा जाता है कि जोड़ियाँ तो ऊपर से बनकर आती हैं, धरती पर तो हम सिर्फ उसे मिलाते हैं। बस यही सब तनु के साथ भी हुआ। एक दिन अचानक तनु के सुनील मौसा जी उनके घर पर आए हुए थे। उन्होंने एक रिश्ते के बारे में राजेश जी और नीलम जी को बताया। तनु के सुनील मौसा जी ने राजेश जी से कहा कि एक लड़का है, मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। परिवार भी बहुत छोटा है, सिर्फ लड़का और उसके पिताजी, यानी कि घर में कुल 2 सदस्य हैं। तनु को वहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। राजेश जी ने सुनील मौसा जी की बात काटते हुए कहा कि देखो भाई, लड़का जब इतना पढ़ा लिखा और मुंबई की नामी कंपनी में काम करता है, फिर वो हम जैसे मध्यम वर्गीय घर की लड़की से शादी क्यों करेगा? आपको तो पता है कि हम इतना ज़्यादा दहेज भी नहीं दे सकते हैं। तनु के मौसा जी ने बोला, भाई साहब, आपको दहेज में 1 रुपया भी नहीं देना है, बल्कि शादी का खर्च भी लड़के वाले ही उठाएंगे। बस भाई साहब, लड़के में एक ही कमी है कि लड़के की शादी आज से 3 साल पहले एक लड़की से हुई थी और लड़की का कर्क रोग के कारण देहांत हो गया। लड़का बहुत अच्छा है, संस्कारी है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मुंबई में उनका अपना खुद का आलीशान फ्लैट है। इससे अच्छा रिश्ता तो हमारी तनु के लिए हो ही नहीं सकता। सुनील मौसा जी ने इस रिश्ते पर जोर देते हुए कहा। कहीं न कहीं राजेश जी को भी यह रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन लड़के की दूसरी शादी है। जब यह बात तनु की माँ नीलम जी को पता चली तो वे चिढ़-सी गईं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तनु का विवाह मैं किसी शादीशुदा आदमी से हरगिज ना करूँगी। मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब घर में कर दूंगी, लेकिन ऐसे लड़के से कभी नहीं करूँगी। क्या पता वह लड़की कैसे मरी है, हमें तो यह भी नहीं पता है कि वह मरी है या उन लोगों ने ही उसे मार दिया है। नहीं बाबा, नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में तो कतई नहीं करूँगी। नीलम जी का मन कई आशंकाओं से घिर गया, लेकिन यह रिश्ता राजेश जी को पसंद आया। वह तनु की माँ को मनाने में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि नीलम, एक बार हमें लड़के से मिलने में क्या बुराई है? हो सकता है कि हमारे तनु को ही वही लोग पसंद ना करें, और फिर लड़के में क्या बुराई है? लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब क्या किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाती है तो क्या उस लड़के की शादी नहीं होती? इसमें उसका क्या दोष? एक बार दिमाग ठंडा करके सोचो। इतना अच्छा रिश्ता है, हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। हम चाह कर भी इतने अच्छे घर में तनु की शादी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि लड़का बहुत ज़्यादा उम्र दराज है। मुझे तो लगता है कि तनु के लिए लड़का सही है। तनु भी देख रही थी कि उसके माँ पिताजी कई सालों से उसकी शादी को लेकर बहुत चिंता में हैं। वह और अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती है। इसलिए जब उससे पूछा गया कि तनु बेटा, तुम्हारी क्या राय है, क्या उस लड़के से तुम्हारी शादी कर दी जाए, उसने बस इतना ही कहा कि आप लोगों को अगर ठीक लग रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो करेंगे वो सही ही होगा। अगले सप्ताह लड़के वाले तनु को देखने के लिए तनु के घर भोपाल आए। लड़के का नाम अमित था और उसके पिताजी का नाम मनोहर वर्मा था। तनु देखने में खूबसूरत थी,
इस वजह से अमित ने तनु को पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। उस दिन तनु के सुनील मौसा और रीना मौसी भी आए हुए थे। सुनील मौसा जी ने अमित और उसके पिताजी मनोहर जी से तनु को देखने के बाद पूछा कि क्या आप लोगों को लड़की पसंद है? अगर हाँ बोले तो बात को आगे बढ़ाया जाए। अमित और मनोहर जी दोनों ने सुनील मौसा जी को हाँ में जवाब दिया और कहा, भाई साहब आप बात को आगे बढ़ाइए, हमें तनु बहुत पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। मनोहर जी ने राजेश जी और सुनील जी से कहा, आपसे एक विनती है, अगर आप लोग मान जाएंगे तो ठीक है, वरना हमें कोई एतराज़ नहीं है। उनका कहना था कि हम शादी अगर किसी मंदिर में करते तो अच्छा होता, क्योंकि दोबारा घोड़ी चढ़कर शादी करने का अमित का मन नहीं है। वह इस शादी को शांतिपूर्वक बिना किसी शोर शराबे के करना चाहता है। सुनील मौसा जी ने कहा, ठीक है भाई साहब, हम राजेश जी और नीलम जी से इस विषय पर बात करके आपको बता देंगे। लड़के वालों की बात सुनकर नीलम जी को थोड़ा ऐतराज हुआ। उन्होंने कहा, हमारी सबसे छोटी बेटी तनु की शादी में हम अपने सारे अरमान पूरा करना चाहते थे। आखिर घर की सबसे छोटी बेटी की शादी है। खैर, अब लड़के वालों की यही मांग है तो हम क्या कर सकते हैं। राजेश जी और नीलम जी अपना मन मसोस कर लड़के वालों की बात मान गए और तनु की शादी एक सादे समारोह में हो गई। तनु विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सास तो थी नहीं, तो दरवाजे पर स्वागत करने के लिए अमित की चाची और उनकी बेटी रितु खड़ी थी और साथ में अमित के कुछ रिश्तेदार मौजूद थे। शादी के एक सप्ताह तक तो घर में बहुत चहल पहल था। जैसे ही सारे रिश्तेदार अपने घर को चले गए कि घर बिल्कुल ही सुनसान और वीरान हो गया, क्योंकि अमित भी ऑफिस चला जाता था और उसके पिताजी भी बहुत कम ही बात करते थे। वह दिन भर अपना कोई ना कोई पुस्तक पढ़ने में लगे रहते थे। तनु भी क्या करती, अब तो शादी होने के बाद उसका भी यही घर था। अब चाहे जैसा भी रहना पड़े, रहना तो पड़ेगा ही। वह अपना दिन भर का काम निपटाती, बाकी समय में घर की साफ सफाई करती और कुछ समय अपना टीवी देखने में बिताती थी। अमित ऑफिस से घर आने के बाद भी तनु से कोई खास बात नहीं करता था, बस काम की बातें ही एक दूसरे में होती थी। शुरू में तो तनु को लगा कि नया नया शादी हुआ है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे, फिर आपस में जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे रहने लग जाएंगे। लेकिन शादी को 6 महीने से भी ज्यादा हो गया था। बस अमित और तनु के बीच सिर्फ खाने पीने के दौरान ही बातें होती थी। अमित भी ऑफिस से आता और खाना खाने के बाद सीधे सो जाता था। यह भी नहीं पूछता था कि तनु कैसी हो, आज दिन भर तुमने क्या किया। उसके भीतर कोई उत्साह ही नहीं था अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए। कई बार तो तनु यही सोचती थी कि अगर मुझसे सिर्फ खाना बनाने खिलाने के लिए और घर में पोछा बर्तन करने के लिए शादी करना था तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी। इससे अच्छा कि यह लोग एक नौकरानी ही रख लेते। एक दिन तनु ने बहुत प्यार से खीर बनाई। तनु ने सोचा आज अमित का दिल खीर खिला के जीत लूंगी। उसे पता था कि अमित को खीर बहुत पसंद है, इस वजह से उसने बड़े प्यार से बनाया था। उसने अमित और अपने ससुर जी को कहा कि आप लोग खाने की टेबल पर बैठिए, मैंने आप लोगों के लिए आज स्वादिष्ट व्यंजन और खीर बनाई है। भोजन के बाद खीर खाकर दोनों लोग चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उसके बाद तनु ने भी अपनी लिए खीर निकाली और खाने के लिए बैठ गई। जब खाने बैठी तो उसने खीर टेस्ट किया तो उसे बहुत फीकी सी लगी। उसे याद आया, अरे यार, खीर में तो वह शक्कर डालना भूल ही गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अमित जी और पापा जी ने तो एक बार भी नहीं कहा इसमें शक्कर है ही नहीं, कितनी फीकी बनी है यह खीर। वह बहुत चिंता में पड़ गई। सीधे अपने कमरे में गई और अमित से बोला कि अगर खीर में शक्कर नहीं था तो आपने कहा क्यों नहीं। अमित का जवाब इतना ही था, कोई बात नहीं, टेबल पर शक्कर रखा हुआ था, हमने उसी के साथ खीर खा लिया था। आखिर तुम भी तो इंसान हो, गलतियां इंसान से ही तो होती है। उस दिन से तनु सच में बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने ससुराल को मैनेज करे। उसे अमित में कोई कमी भी नजर नहीं आती थी। वह चाहती थी कि अमित उससे अपने मन की हर बात शेयर करे, अच्छी बुरी सारी बातें।
जैसे दूसरे पति पत्नी रहते हैं, मगर अमित बहुत शांत रहता, उससे बहुत कम बोलता। अगर वह कभी बाजार जाने के लिए अपने पति से 200 रुपए मांगती तो वह उसे 500 देकर चला जाता था। अमित की खामोशी तनु को बहुत खलती। एक दिन जब अमित ऑफिस गया हुआ था, उसने मौका देखकर अपने ससुर मनोहर जी से बात करते हुए पूछा कि अमित जी क्या बचपन से ऐसे ही हैं? उन्होंने भी तनु की बातों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। बस उन्होंने इतना ही कहा कि ऑफिस में काम का वर्कलोड ज़्यादा होता है, इस वजह से वह तुमसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाता होगा, तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाता। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। तनु ने अपने ससुर जी से अमित के खाने पीने की पसंद और नापसंद के बारे में पूछा। क्या खाने में पसंद करता है? बातों के दौरान ही तनु के ससुर जी ने बताया कि अमित को खाने में करेला बिल्कुल भी नहीं पसंद है। करेले को देखकर वह गुस्सा हो जाता है। तनु को याद आया कि एक दिन तो वह सब्जी में करेला ही बनाई थी और उस करेले की सब्जी को वह बड़े प्यार से खा गया था। एक शब्द भी नहीं बोला कि उसे करेला नहीं पसंद है। उसके बाद भी तो उसने कई बार करेले की सब्जी बनाई थी, लेकिन अमित ने कभी कुछ नहीं कहा। अब तो तनु सच में बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। आखिर अमित ऐसा क्यों करते हैं? अगर उनको करेला पसंद नहीं था खाने में तो मुझे बता देते, मैं उस दिन के बाद से करेला नहीं बनाती। कुछ तो बात जरूर है जो वो मुझसे शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं पता लगा कर रहूँगी कि आखिर अमित ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं। तनु ने कितनी बार अमित से कुछ पूछने की कोशिश की कि आप हंसते क्यों नहीं हो, आप मुझसे ज़्यादा बातें क्यों नहीं करते हो। अमित बस मुस्कुराकर तनु के बातों को टाल देता था। तनु एक दिन सुबह सुबह सबको नाश्ता कराकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो उसमें एक बगल के ही स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली हुई थी। तनु ने सोचा कि क्यों ना मैं जाकर इंटरव्यू दे दूंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। दिन भर बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। शाम को जब अमित घर पर आया तो तनु ने इंटरव्यू वाली बात अमित से शेयर की। अमित बोला, देख लो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, तुम्हारा भी दिन अच्छे से कट जाएगा और पढ़ाना भी कौन सा खराब काम है, यह तो बहुत अच्छा काम है। सुबह अमित को ऑफिस भेजकर और अपने ससुर जी को दवाई और नाश्ता खिलाकर तनु इंटरव्यू के लिए स्कूल में चली गई। वहां गई तो और 3-4 लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। सबने बारी बारी से इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन तनु का ही हुआ। अगले 1 तारीख से तनु स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। स्कूल में जाते जाते धीरे धीरे सारे शिक्षकों से उसकी दोस्ती हो गई। उसे बाद में पता चला कि उसके स्कूल में जो एक शिक्षिका पढ़ाती है वो उसके घर के जस्ट बगल में ही रहती है। फिर उस दिन से तो दोनों साथ ही स्कूल जाते और साथ ही स्कूल की छुट्टी के वक्त घर आते थे। एक दिन तनु जब अपने सहकर्मी दोस्त माया के साथ घर वापस आ रही थी तो बातों बातों में उसने पूछा, माया, तुम कब से यहाँ पर रहती हो? माया ने जवाब दिया, तनु, मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ। तनु ने फिर पूछा, फिर तो तुम मेरे पति यानी कि अमित वर्मा को भी बचपन से ही जानती होगी। हाँ हाँ तनु, क्यों नहीं जानती हूँ, उनको मैं क्या पूरा मोहल्ला जानता है। वह कमाल के सिंगर है। पहले कोई भी मोहल्ले में जागरण या कोई भी गाने का फंक्शन होता था तो अमित जी को उसमें जरूर बुलाया जाता था, और अमित जी जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल किशोर जी गा रहे हैं। उनकी आवाज़ किशोर कुमार जी से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन जब से अमित जी की पहली पत्नी काजल का निधन हुआ, उन्होंने किसी से मिलना जुलना सब बंद कर दिया। काफ़ी खामोश रहने लगे। किसी भी कार्यक्रम में पहले जैसे अब भाग भी नहीं लेते। उसी समय तनु ने माया से एक और सवाल दाग दिया। एक बात बताओगी माया? पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? माया, तुम मुझे क्या बता सकती हो कि अमित की पहली पत्नी की मौत कैसे हुई थी? माया ने कहा, तनु, मुझे भी उतना तो पता नहीं, बस इतना पता है कि उनकी पत्नी की मौत तो रसोई घर के गैस चूल्हे में लीकेज होने और आग लगने से हुई थी। अब तो तनु बिल्कुल ही सहम गई। क्यों ना हो, दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि उसे तो यह बताया गया था कि उनकी पहली पत्नी बीमारी की वजह से मरी थी। लेकिन यहाँ तो माया बता रही है कि आग लगने से उसकी पहली पत्नी की मौत हुई है। अब तनु को शक होने लगा
कि कहीं यह लोग मिलकर अमित की पहली पत्नी को जला तो नहीं दिए। अगर यह बात सही नहीं है तो फिर हम लोगों से झूठ क्यों बोले कि अमित की पहली पत्नी की बीमारी की वजह से मौत हुई। इसी उधेड़-बुन में घर आने के बाद ही तनु ने सीधे अपनी माँ को कॉल मिलाया और सारी बातें अपनी माँ से शेयर किया। अब तो तनु के घर वाले भी डरने लगे थे कि कहीं हमारी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही दुर्घटना ना हो जाए। तनु का मन बिल्कुल ही बेचैन हो रहा था। उसका मन अपने ससुराल में बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे हर बात छुपाई गई है। पता नहीं और क्या क्या बात उसे छुपाई जाती है। शाम को जैसे ही अमित ऑफिस से घर आया, तनु ने कहा कि कल मुझे मेरे मायके पहुंचा दो, मेरा अभी मन नहीं लग रहा है, कुछ दिनों के बाद मुझे लेने आ जाना। अमित का एक बार में ही मान जाना तनु को बिल्कुल ही अजीब सा लगा। एक बार भी उसने नहीं कहा कि अभी क्यों जाओगी, बाद में चले जाना। उसने हाँ में सिर हिला दिया है। ठीक है, कल मैं पहुंचा दूंगा। अमित ने तनु को उसके मायके छोड़ दिया। घर में अब सारे परेशान थे, लेकिन तनु के पापा ने कहा कि देखो बेटी, जो होना था वह तो हो गया। अब अमित तुम्हारा पति है। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम यह देखो कि तुम्हारे साथ अमित कैसा व्यवहार करता है। पापा, यही तो परेशानी है। अमित मुझसे कुछ कहता ही नहीं, सिर्फ मुझसे रिश्ता खाना पीने तक का ही है। उसके बाद वह अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त रहता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हंसे बोले, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों। तनु के पापा बोले, हाँ यह बात सोचने वाली है। तनु के पापा बोले कि बेटी एक काम करो, अमित के सगे चाचा चाची यहीं इसी शहर में रहते हैं, कल उनके घर चलते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सच क्या है। उसी समय राजेश जी ने अमित के चाचा जी को फोन लगाया और उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की। चाचा चाची जी की बेटी रितु से तनु की अच्छी दोस्ती हो गई थी। रितु तनु की चचेरी ननद लगती थी। नंद भाभी की कभी कभी फोन पर भी बात हो जाया करती थी। तनु ने रितु को फोन लगाया और कहा, रितु, हम लोग भोपाल घूमने आ रहे हैं, तो टाइम मिलेगा तो हम चाचा चाची से भी मिलने घर भी आएंगे। तनु ने उसे पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि अगर ऐसा बताती तो उसे शक हो जाता। वह चाहती थी कि रितु को शक भी ना हो और बात भी उसे पता चल जाए। अगली सुबह तनु और उसके पापा राजेश जी रितु के घर पहुंच गए थे। चाचा चाची और रितु ने भाभी और उसके पापा का खूब अच्छी तरह से मेहमान नवाजी की। रितु ने बातों बातों में ही पूछा कि भाभी, आपके और भैया में सब कुछ ठीक तो है ना? अब अचानक से अपने मायके चली गई। तनु ने कहा, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मन नहीं लग रहा था तो मैं अमित जी को मेरे मायके की छोड़कर आने के लिए कहा। रितु ने तनु भाभी के चेहरे को भांप लिया था। उसने कहा, भाभी, आप इतना परेशान क्यों दिख रही हैं? कोई बात है तो आप मुझसे बेहिचक करिए, जितना भी हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगी। यह बात सुनते ही तनु अपनी ननद के गले लिपट गई और रोते हुए बोली, रितु, मुझे आपसे आपके अमित भैया के बारे में सब कुछ जानना है। अगर आप मुझे अपनी भाभी मानती हैं तो आप मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगी। हाँ भाभी, बताइए, क्या जानना है आपको अमित भैया के बारे में? चाची जी भी तनु को रोते देखकर चुप कराते हुए बोली, बहू, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे अपनी सासू माँ समझकर शेयर कर सकती हो। अमित मेरा बेटा ही है, इसके नाते तुम मेरी बहू हुई। बताओ, आखिर कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाए जा रही है? तनु ने चाची जी से कहा, चाची जी, जब से शादी हुई है अमित मुझसे इतना चुप चुप क्यों रहते हैं? ऐसा लगता है कि कितने दर्द अपने अंदर समेटे हुए हैं। कुछ भी चीज़ मुझसे शेयर नहीं करते हैं, ना ऑफिस की, ना कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। हमें बताया गया था कि अमित की पहली पत्नी की मौत कैंसर होने की वजह से हुई थी, जबकि मुझे पता चला कि उनकी पहली पत्नी काजल की मौत जलने से हुई थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सच क्या है। चाची जी बोली, बहू, तुम बिल्कुल ही निश्चिंत रहो। अमित बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, वह कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता है। और रही बात तुमसे बात छुपाने की, तो
आज मैं वह सब सच तुमको बताऊंगी। दरअसल बात यह है कि अमित और काजल दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। शादी होने के बाद अमित नहीं चाहता था कि काजल दोबारा से नौकरी करे। इस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। गुस्से की वजह से काजल बहू खाना भी सही तरीके से नहीं बनाती थी, बस जैसे तैसे कुछ भी बनाकर दे देती थी। एक दिन की बात थी, खाना बनाते वक्त काजल शायद सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। इस वजह से जब उसने खाना परोसा तो अमित ऑफिस वर्क की वजह से टेंशन में उस पर गुस्सा कर दिया कि अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो छोड़ दो, यह भी मत बनाओ, हम बाहर से खा लेंगे। काजल भी गुस्से में अमित पर चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग इसलिए नहीं की कि तुम्हारे घर बैठकर तुम्हारा खाना बनाऊंगी, तुम्हारे कपड़े साफ करूंगी। उनके रोज रोज के झगड़े की वजह से काजल ने कह दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती, मुझे तलाक चाहिए। अलग होने की बात सुनकर अमित बेचैन हो गया। उसने काजल से माफ़ी मांगी और कहा कि तुम मुझे छोड़कर मत जाना। तुम अगर नौकरी करना चाहती हो तो ज़रूर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद दोनों में आपस में बात सुलझ गई थी। काजल ने नौकरी ज्वाइन कर ली। एक दिन सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में शायद गैस का मेन स्विच ऑन रह गया और काजल बहू जब स्नान करके रसोई घर में आई और जैसे ही उसने स्विच ऑन किया रसोई घर में आग लग गई और काजल बहू बुरी तरह से आग की लपटों में झुलस गई थी। अमित अपने ऑफिस में था। उस समय मनोहर भाई साहब गांव गए हुए थे। अमित को जैसे ही खबर मिली वह बेतहाशा दौड़ता हुआ घर आया और जब तक वे लोग उसे अस्पताल लेके गए तब तक काजल का शरीर 95% तक झुलस गया था। अमित बेटा काजल बहू को खो चुका था। बाद में सब जगह अफवाह उड़ाई गई। अमित के झगड़ों के कारण बहू ने खुद को आग लगा ली। पुलिस कार्यवाही भी हुई। जैसे तैसे करके मामले को रफा दफा किया गया। उस दिन के बाद अमित बेटा तो पूरी तरह से खामोश हो गया था। वह काजल की मौत का खुद को जिम्मेदार मान रहा था। इतना कहते कहते चाची जी की आंखों में आंसू उमड़ आए। फिर रितु ने कहा, शायद इसी वजह से भाभी अमित भैया आपसे ज़्यादा नहीं बोलते होंगे। वह आज तक काजल भाभी की मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हैं। आप जॉब भी करने जाती हैं तभी आपको भाई कुछ नहीं बोले, क्योंकि अमित भैया बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने काजल भाभी को इसीलिए जॉब करने से रोका था कि हम दोनों नौकरी करके क्या करेंगे, जब मैं पैसे कमाता ही हूँ तो तुम घर में रहो और अपना और मेरा ख्याल रखो। खैर छोड़िए, होनी को कौन टाल सकता है। फिर चाची जी ने कहा, उस दिन के बाद से अमित बेटा बिल्कुल ही उदास और चुपचाप रहने लगा। हमने भी देखा कि अगर ये ऐसे ही कुछ दिन रहा तो यह बिल्कुल ही मनोरोग से ग्रसित हो जाएगा। भाई साहब उसे मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें ज़्यादा समय अकेले ना छोड़ा जाए, नहीं तो यह अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। इन्हें अंदर ही अंदर कोई चिंता खाए जा रही है। फिर हम सब परिवार वालों ने मिलकर यह फैसला लिया कि अमित की दोबारा शादी कर दी जाए, तो शायद यह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अमित का तो मन बिल्कुल भी नहीं था शादी करने का। हमने ही जबरदस्ती अमित बेटे की शादी कराई है। हमें क्या पता था कि तुम्हारे साथ भी ऐसे ही रहेगा। हमें तो लगा था कि शादी के बाद उसमें बदलाव आ जाएगा। चाची जी की बात सुनकर तनु के मन में अमित के प्रति प्यार और भी बढ़ गया। वह अब अपने ससुराल उसी पल जाना चाहती थी और उसी दिन उसने ठान लिया कि वह अमित को बदल कर रहेगी। तनु ने रितु से अमित के सारे पसंद और नापसंद के बारे में पता किया। उसे क्या अच्छा लगता है, कौन सी जगह पसंद करता है, वह हर छोटी छोटी चीज जो अमित पहले किया करता था। भोपाल से ही तनु अपने पिता राजेश जी से बोली, पापा मैं अब मायके नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से सीधे अपने ससुराल जाऊंगी। तनु अपने पापा के साथ सीधे अपने ससुराल पहुँच गई। मुंबई आते आते तनु को रात हो गई थी। वह जैसे ही अपने घर पर रात को पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया तो अमित ने दरवाज़ा खोला। तनु को इतनी रात को देखकर वह काफ़ी डर गया था। क्या हो गया, इतनी रात को तुम यहाँ पर, वह भी बिना बताए। तनु ने अमित से कहा, आप चुप ही रहो, अब आप कुछ नहीं बोलोगे,
आपने अपने अंदर इतना दर्द समेटा था और आज तक कुछ भी मुझे नहीं बता रहे थे। क्या आपको यह नहीं पता कि जब एक लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो वह एक दूसरे से 7 जन्मों तक उसके सुख दुख में साथ निभाने की कस्में खाते हैं। और आप यह कैसे भूल गए थे कि आपके दुख दर्द में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। धीरे धीरे तनु हर वह चीज करने शुरू कर दिया जो अमित को पसंद था। अमित को फिल्म देखने जाने का मन नहीं होता था, फिर भी जबरदस्ती उसके पसंद के हीरो की जब भी फिल्म रिलीज होती थी उसे दिखाने ले जाती थी। कुछ दिनों के बाद अमित और वह घूमने के लिए शिमला भी गए, क्योंकि अमित को बर्फीली जगह पर घूमना बहुत ही पसंद था। शिमला जाकर अमित को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वह तनु के साथ बहुत गलत कर रहा है। अतीत की वजह से तनु को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया था, लेकिन वह अब अपने अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ने का स्वयं से वादा करता है। तनु को जो ससुराल पहले सुनसान और उदास लगता था, अब उस ससुराल में रौनक आ गई थी। अमित भी धीरे धीरे तनु को चाहने लगा। जब भी दोनों को आपस में टाइम मिलता, दोनों एक दूसरे को चुटकुलों सुनाते, इधर उधर की बातें करते। कब समय निकल जाता था उन दोनों को पता ही नहीं चलता था। कुछ दिनों के बाद घर में एक नन्हा मेहमान भी आ गया था। अमित और तनु का जीवन खुशियों से भर गया था। अब तनु को अपना ससुराल बहुत ही प्यारा लगता था। कभी तनु को अपने पिया का घर जेल लगता था, लेकिन अब यही पिया का घर उसे प्यारा लगने लगा था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।